students, we are starting with this portion in the coordination chemistry about the double salts. Now you should know that double salts are basically the additional compounds, ठीक है, or you can say they are molecular compounds, ठीक. Even the coordination compounds are also the same, ठीक. सो डबल सॉल्ट्स होते हैं या जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स इन द शीजोमेट्रिक्स रेशियोज. सो दे आर ऑलवेज देयर एंड व्हेन दे आयोनाइज दे गिव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. जैसे डबल सॉल्ट्स के केसेस में आपने आई थिंक यू हैव सीन अबाउट द मोर सॉल्ट, ठीक. मोर सॉल्ट में आपको मालूम है FeSO4 है, डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना. तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी शो कर रहा है और ये सब आपके हैं, मतलब ये फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के सॉल्ट्स को जब आपने एक्वा सोल्यूशन मिला के अलग अलग बनाया ना, फेरस सल्फेट को वाटर में डिजॉल्व करा, अमोनियम सल्फेट को वाटर में डिजॉल्व करा, फिर इन सोल्यूशन जो बने उसको आपने मिलाया, फिर फर्दर वही क्रिस्टलाइजेशन वगैरह में गया ना, वो सब चीज़ें होती है, तब ये जाके आपको ये मोर सॉल्ट देंगे. अब बेसिकली जो डबल सॉल्ट्स का सिनेरियो होता है कि व्हेन यू आर डिजॉल्विंग इन वाटर, बिकॉज ये सॉल्ट फॉर्म में होगा और आप जब इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ना. इट विल डेफिनेटली इट विल गो फॉर आयनाइजेशन, है ना. आयनाइजेशन में जाएगा तो अब ये ऐसे नहीं रहेगा कि FeSO4 अलग मिला, अमोनियम सल्फेट अलग है, वाटर अलग, नहीं. ये अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में, जैसे ये है Fe+2 आयन आपको मिलेगा, या सल्फेट आयन मिलेगा, या आपको जो अमोनियम आयन है वो आपको मिलेगा, ठीक है. वाटर तो अपना है ही तो वो अपना अलग ही रहेगा, ठीक. सो दीज आयन्स यू विल बी यू आर गेटिंग इट एंड आप इंडिविजुअल टेस्ट यू कैन डू इट. तो जब आप इस सॉल्ट को आप वाटर में डिजॉल्व करके देखोगे तो आप Fe+2 का केमिकल टेस्ट लगाओगे, इट विल रिपोर्ट ओवर, या सल्फेट आयन्स रिपोर्ट करेंगे, अमोनियम आयन अपना रिपोर्ट करेंगे. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द डबल सॉल्ट्स. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो व्हाट हैपन कि ये जितने भी जब आपको वाटर में आप इसे डिज़ोल्व करोगे या किसी अदर सॉल्वेंट में, तो ये सब अपने रिस्पेक्टिव आयन्स हमें दे देते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं. तो दिस इज़ द केस ऑफ डबल सॉल्ट. नाउ देयर आर वन मोर थिंग्स कि बेसिकली डबल सॉल्ट जब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. इनको when you dissolve them, then they in the aqueous solution, then they or any solvent anything, then they give you the constituents science अपने आराम से आपको मिल जाते हैं, ठीक है. जो मेटल होती है इसकी नॉर्मल वैलेंसी होती है, यहाँ पे Fe की +2 ही रहेगी, ये नहीं कि वेरिएबल वैलेंसी हो जाए और मोर देन 1 नॉर्मल वैलेंसी हो जाए, तो दिस इज़ नॉट देयर. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब ये आयन्स भी जब हमें मिल जाएंगे तो ये हमें आयनिक रिएक्शंस अपना दे विल गिव यू द आयनिक रिएक्शंस और आप आराम से इनको आप टेस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द केस ऑफ डबल सॉल्ट. देयर आर फ्यू पोर्शंस दैट वर रिमेनिंग द लिगेंड पार्ट्स, वी विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द chelating ligands and chelates. सो व्हाट आर दीज chelating ligands? एक्चुअली ligands जो होता है आपको मालूम है, द ligands contains the donor atoms. They can be 1, they can be 2 or more than 2. So they when they are having, जैसे हमने पढ़ा होगा ना, डाइडेंटेट्स एंड टेट्राडेंटेट्स, ट्राइडेंटेट्स, पेंटाडेंटेट्स, हेक्साडेंटेट्स, तो इट्स डिपेंड ऑन द डोनर एटम्स, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि ये जो ligands होते हैं व्हेन इट्स कंटेन 2 or more than 2 donor atoms, then they are known as your polydentate, ठीक है. उन्हें हम पॉलीडेंटेट्स लिगेंड्स बोलते हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन द पॉलीडेंटेट्स लिगेंड्स, ठीक है. अब ये लिगेंड्स जो होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो डोनर एटम होते हैं वो आपको जो फॉर्म करते हैं मेटल के साथ, वो रिंग्स बनाते हैं. या तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे या फिर 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, ठीक है. किसके साथ बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग विद द मेटल आयन, ठीक है. अब ये जो लिगेंड्स होते हैं जो आप यूज़ करोगे यहाँ पे चीलिएट्स बनाने के लिए, चीलिएट्स बेसिकली वो कंपाउंड बनेगा जो इन चीलिएटिंग लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम की वजह से बनेगा, ठीक है. तो आपने देखा जो सेंट्रल मेटल एटम है और उसमें जो लिगेंड आपने ये यूज़ करा है वो कौन सा है? आपका चीलिएटिंग लिगेंड्स. और ये जो कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा इन दोनों के बीच की वजह से, उनको आप बोलेंगे चीलिएट्स, ठीक. अब आपने देखा कि these ligands are having more than donor atoms and they are capable of forming this particular chelates and they can be 6 membered or 5 membered rings will be formed. Now अब होता क्या है, polydentate ligands जो होते हैं they attach with the
सेंट्रल मेटल एटम विथ 2 और मोर डोनर एटम्स, तो उसके वजह से आपकी ये जो रिंग्स फॉर्मेशंस आपकी ईजिली अवेलेबल हो जाती है. लेट्स फोकस विद द एग्जांपल, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. नाउ देयर आर दिस एग्जांपल आई एम शोइंग यू फ्रॉम योर बुक. ठीक है, कॉपर का भी है और प्लैटिनम का भी है. तो बेसिकली यहाँ मैंने दिया रखा है देयर आर सर्टेन कॉमन चिलिएटिंग नीडल्स. तो इथिलीन डाइअमीन हमने यूज़ की है, ऑक्जेलेटो है, डाई इथिलीन ट्राइअमीन है. ठीक है, EDTA है. ये सब जो है वो आपका चिलिएटिंग लिगेंड्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अब बेसिकली देयर आर 2 कंपाउंड्स दैट इज़ ऑफ कॉपर एंड प्लैटिनम. कॉपर या +2 आयन आपने लिया रखा है, ये बेसिकली चिलिएट्स बनाएगा विद दिस पर्टिकुलर लिगेंड. EN लिगेंड है और इसका नाम क्या था, इथिलीन डाइअमीन. अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है इसका. ये तो देखो आपको बाद में याद करना पड़ेगा, वील डिस्कस इट लेटर ऑन, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस चिलिएटिंग लिगेंड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. तो ये चिलिएटिंग लिगेंड्स हैं आपके, +2 साइन है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है. फॉर्मूला आपने इसको लगाया, कार्बन से कार्बन अटैच करा. अब यहाँ से डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स से ना डोनेट कर रहा है. ठीक है, तो ये अब बेसिकली ये रिंग फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि या तो वो 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग्स जो हैं वो ईजिली बना लेते हैं. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं चिलिएटिंग लिगेंड, क्योंकि सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है उन्हीं कॉम्प्लेक्स का बनता है जिनमें चिलिएटिंग लिगेंड्स होते हैं. ठीक है, तो अगर नॉर्मल तुम कॉम्प्लेक्स देखोगे जहाँ पे चिलिएटिंग लिगेंड्स नहीं है, वो लेस स्टेबल होंगे कंपैरिजन टू दीज लिगेंड्स विच आर हैविंग द चिलिएटिंग लिगेंड्स. सो इनकी काफ़ी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वो सब तो हमें करना नहीं, लेकिन हमें इतना ध्यान देना है. तो कोई भी एग्जाम्पल लेके अगर पूछा जाए तो यू कैन एक्सप्लेन इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो एल्फर्ड वर्नर थे जिनने ये थ्योरी दी थी. साइंटिस्ट का याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी. एंड ही स्टडीड, ही प्रिपेयर्ड और आइसोलेटेड डिफरेंट कंपाउंड्स. तो उसमें उन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स देखे थे. उनमें देखा कि कंपाउंड्स हैव डिफरेंट कलर्स, and but the main specific compound which he focused was for the compound for your cobalt and chloride with ammonia. तो वो चीज़ उन्होंने देखी थी कि एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन कोबाल्ट क्लोराइड. तो अमोनिया का रिएक्शन उन्हें कोबाल्ट क्लोराइड के साथ करा के देखा था. तो उसने देखा कि उसको डिफरेंट है ना कंपाउंड्स मिल रहे थे. तो ही वॉज गेटिंग दिस थिंग दिस वे, ही वॉज गेटिंग डिफरेंट कंपाउंड्स. आई राइट डाउन. सो ही वॉज गेटिंग दीज कंपाउंड्स. बुक्स में थोड़ा गलत दिया रखा है तो प्लीज़ करेक्ट इट. एंड दीज कंपाउंड्स वर हैविंग डिफरेंट कलर्स. इनके अलग अलग कलर्स भी थे, इनके अलग अलग नाम भी थे. जैसे दिस वॉज येलो इन कलर, दिस वॉज पर्पल इन कलर, इट वॉज ग्रीन इन कलर, वायलेट इन कलर. नेम्स वॉज अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सेस. जैसे येलो था ल्यूटो कॉम्प्लेक्स, इसको परपेरो कॉम्प्लेक्स, प्रेसियो कॉम्प्लेक्स, वाइलियो कॉम्प्लेक्स. तो ये नाम इनको दिए गए थे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कलर्स. एंड इफ़ यू सी देन राइट डाउन दिस वॉज द केसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, अब उसमें वर्नियर ने अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस करी. उसने एक्सप्लेन करा इन कंपाउंड्स की डिटेलिंग कि इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन कंपाउंड. उसने एक पोस्टुलेट्स जनरेट करे अपनी थ्योरी के. तो उस थ्योरी में उसने कुछ चीज़ें बताई कि जो पर्टिकुलर आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है और आयन होता है जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनके अलग कलर्स बन रहे हैं, अलग नेमिंग है इनकी. तो उसने एक सीधी सी बात करी, जो सेंट्रल मेटल एटम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है. ये 2 तरह की वैलेंसीज होती है और हम इन वैलेंसीज पे फोकस करेंगे. प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से होती है और सेकेंडरी वैलेंसी किसकी वजह से होती है. ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेसिकली वो आपकी इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द वे ये आयनाइजेबल होती है. ठीक है, इसमें आयन्स होते हैं और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम की वजह से होती है. तो जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे उसकी वजह से, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम का, उसकी वजह से आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है. ठीक है, और ये बेसिकली इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द नेगेटिव साइन. दिस यू हैव टू सी. बट दिस थिंग सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से होती है. तो यानी ऊपर वाली क्या हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से हुई, और ये किसकी हुआ, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से हुई. ठीक है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये 2 वैलेंसीज कैसे हुई.
अब दूसरी बात है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है आपकी, ये नेगेटिव आयंस की वजह से हो रही है ना, जो भी आपका नेगेटिव आयंस हैं उसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रही है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के वजह से हो रही है, जिसकी वजह से आपको देखना है कि लीगेंड्स की वजह से हो रही है। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर हम किससे कैलकुलेट करते थे? लीगेंड से। और लीगेंड्स जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ये सब पढ़ चुके हैं हम, इट कैन बी न्यूट्रल, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो क्योंकि एनाइन की वजह से ये वैलेंसी आ रही है। भाई आप कैलकुलेट करते हो ना एनाइंस की वजह से ही तो करते हो और आप निकाल लेते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लिगेंड की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये आपने कहा कि भाई नेगेटिव भी हमने पढ़े हैं, पॉजिटिव पढ़े हैं, न्यूट्रल भी पढ़े हैं, है ना। पॉजिटिव थोड़ा रेयर केस पे रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब कुछ बातें, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स्ड होती है हमेशा, ठीक है, इट इज़ फिक्स, क्योंकि भैया जो लिगेंड के नंबर है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही लिगेंड का नंबर है, तो वो फिक्स्ड हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान दे के चलना है, ये हमेशा फिक्स्ड होती है। और ये वैलेंसी जो होती है डायरेक्शनल होती है, इसी की वजह से जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी वजह से जो भी आपको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हो उसमें ज्योमेट्री भी आपको आती है, उसी की वजह से आपको आइसोमेरिज्म भी आता है, या हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्लियर हो गया है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट की वजह से, सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिगेंड्स, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव थोड़ा रेयर केस में होगा, ये आपकी फिक्स्ड होती है क्योंकि भैया नंबर ऑफ लिगेंड किसी भी कंपाउंड में फिक्स्ड होते हैं, प्लस ये डायरेक्शनल है, प्लस ये इसी के वजह से, सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से जो भी तुम कॉम्प्लेक्स देखते हो केमिस्ट्री में, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं तो उनकी ज्योमेट्री भी होती है डेफिनेट, और आइसोमेरिज्म भी रहता है, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंटेशन भी होता है। प्राइमरी वैलेंसी को आप जो है वो हमेशा डॉटेड लाइन से वो शो करते हैं, इट इज़ एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ डॉटेड लाइन, और इसको जो है आप स्ट्रेट लाइन से एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। एक लंबी सी लाइन बना लेना या थिक लाइन बना लेना, ठीक है, ये चीज़ें। अब कॉम्प्लेक्स जब भी तुम बना रहे हो उसमें ये बात बिल्कुल तय होती है कि इन केस ऑफ, इन ऑल द केसेस, जो मेटल है या सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ये दोनों वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुम कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो दीज वर द डिफरेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू फोकस ऑन इट। दिस इज़ अ फ्यू थिंग्स, फ्यू लाइन्स विच यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो फोकस, ये तो शॉर्ट है एक समरी सी, यू कैन सी इट फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्नियर्स। जो हमने कंपाउंड्स बनाए थे अब उनके हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं कि वर्नियर्स ने क्या स्ट्रक्चर दिया था। जैसे COCl3.6 अमोनिया था, क्योंकि अमोनिया की केसेस अलग हो रहे थे। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, यहाँ ये लिगेंड है ना, ये चीज़ तो क्लियर है सबको। तो जो लिगेंड्स हैं आपके, दैट्स इज, अभी हमने देखा है ना, यहाँ दो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी किससे जज करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी जज करेंगे जो एनाइंस की पोजीशन है, और सेकेंडरी वैलेंसी जज करेंगे जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी लिगेंड्स की पोजीशन से। तो जस्ट सी दिस इज़ द लिगेंड पार्ट, ठीक है, NH3 है, ये आपका लिगेंड पोर्शन है, और ये आपको आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, और ये नेगेटिव वो एनाइंस हैं, एनाइन की वजह से आपको 3 आपकी एनाइंस हैं, तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको हर बार इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कौन लिगेंड है, कौन आपका क्या कह सकते हो नेगेटिव आयन है। तो अब तो आप डिज़ाइन कर लोगे। कोबाल्ट को यहाँ बीच में रखा, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना जो सेकेंडरी वैलेंसी आपको समझ में आ गई, 6 थी, तो आपको मालूम है डार्क लाइन से लिखना है, आपने लिख दिया। फिर प्राइमरी वैलेंसी जो आपका नेगेटिव आयंस की वजह से वो Cl की वजह से है, वो डॉटेड लाइन से। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया था, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर है अगर आप थोड़ा समझना चाहिए आपको कि ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन हाउ डू यू नो कि दिस इज़ द केस कि ये लिगेंड है और ये आपका है ना एनाइन बना। तो अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए कि इसमें जो आप जब इसको आप एक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल फ़र्क आएंगी। कैसे फ़र्क आएगी कि ये बेसिकली जो कोबाल्ट है, देखो नेगेटिव आयन ये है, कोबाल्ट एक कॉम्प्लेक्स भी, इसमें पता नहीं चल रहा है कौन कॉम्प्लेक्स है कौन क्या नहीं है। तो ये आपका जो हम बात कह रहे हैं ये आपको कॉम्प्लेक्स बना के देगा, ठीक है। और ये आपका आयन है, इस पर कोबाल्ट की जो आ रहा है चाहे जो +3 आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दो क्योंकि
Cl अलग आयन में आ जाएगा, इसको आपने बैलेंस कर लिया, 3 हो गया। तो इस तरह से आपको आ गया। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ़ आयनाइजेबल हैं भाई, अभी है वो ना आयनाइजेबल वाली चीज़ों को गिनते, तो ये आयनाइजेबल है ना, पूरा आयनाइज मिल रहा है आपको। हमने पढ़ा था ना आयनाइजेबल स्पेयर होता है, तो ये बेसिकली आयन यहाँ बन गया। तो आयनाइजेबल जो आपके क्लोरीन हैं वो कितने हैं आपके, क्लोरीन एटम 3 है। और यहाँ पे तो आपको वो टोटल है ना अपना, आप आराम से लीगेंड्स को जज कर पा रहे हैं और आप सिंपली बता पा रहे हैं कि भैया हाँ लीगेंड्स इसमें 6 है, कोऑर्डिनेशन 6 है। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान दे के चलिए कि आप इनको कर सकें। अब ऐसे ही आपने जैसे नीचे वाला पोर्शन आएगा, इसे 5 है, तो अब आप यहाँ से देख के तो आप बता ही देंगे, देखो यहाँ दिया रखा है रिएक्शन भी, यहाँ पर आराम से बता दोगे कि भाई हाँ ये इसके लीगेंड्स हैं टोटल। तो आपने वो 5 बना दिए। ये आपकी जो Cl का केस है वो आपका 3 है और नेगेटिव है, ठीक है, ये आयन्स हैं। तो आपने इसको भी करके कर दिया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो यहाँ आपको किस फॉर्म में आप इजीली बना रहे हो। तो ये थोड़ा देख के चलना कि भी कुछ चीज़ें आपकी रहेंगी जो आपको बाद में, क्योंकि देखो ये वैलेंसी अपनी सेटिस्फाइड भी तो करेगा। यहाँ पे देखो जब पहला ही कंपाउंड ये 6 बना रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाली बात है कि यहाँ पर भी ये पहला कंपाउंड है, यानी ये कंडीशन ये है इतना रहेगा, इसीलिए देखो 6 सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ 6 सेटिस्फाइड अगर हम देखें खाली Cl को बना के ऐसी रख दें कि ये Cl है, ये ऐसी रहेगा आपका, तो ये आपको दिक्कत रहेगी, है ना। तो आपको इसीलिए इसको अटैच कराना पड़ेगा। 5 मॉलिक्यूल्स आपके अमोनिया के हैं और एक जो मॉलिक्यूल है आपका वो आप Cl का है, जो दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड करेगा, है ना। वो वैसे तो प्राइमरी वैलेंसी जो ऑलरेडी अटैच्ड है वो प्राइमरी वैलेंसी से, और साथ में वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी इंडिकेट करेगा ऐसे, क्योंकि तुम्हें देखो बैलेंसिंग भी पूरी करनी होती है। ये नहीं कि आपने बैलेंसिंग पूरी नहीं करी है और फिर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको देख लो कि क्या ये कहना हुआ, इसको ये हमने ये डायग्राम बनाया, क्यों बनाया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप इसका नोटेशन लिखोगे तब समझ में आएगा क्यों हमने डबल लाइन देखी। देख लो इसे। अब रिएक्शन को देखो, जब तुमने ये रिएक्शन लिया होगा तो तुमने इसको इस तरह से देखा, है ना। और ये देखो ये अंदर आ रहा है, तो जब ये अंदर आ रहा है तो ये तो बेसिकली देखा जाए तो लिगेंड बना रहा है 6 कोऑर्डिनेशन, क्योंकि पीछे भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 रहेगा, वो देखना कैसे रहेगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। ये इस तरह से आयन फॉर्म में होगा, तब आप उसको अब समझ पाएंगे कि आपने क्यों इसको सेकेंडरी में भी रखा, क्यों इसे प्राइमरी में भी रखा। अब दूसरा एग्जाम्पल है आपका, उसको भी देख लीजिए, इसका पहले रिएक्शन चाहे देख लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपके आयन्स आ रहे हैं, है ना। और किसको आप लिखेंगे प्राइमरी में, किसको सेकेंडरी में। तो ये देखो Cl जो है वो प्राइमरी में भी आ रही है और सेकेंडरी में भी इस तरह स्ट्रक्चर। ऐसे 3 वाले को भी देख लीजिए आप, क्योंकि बैलेंसी तो आपको सेटिस्फाइड करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दे के देना। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आयनाइज नहीं होगा, आपको इसी फॉर्म पे अपना लिखना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये ऐसे रहेगा और इस वे से आप अपना इस अब कंपाउंड को आप इस नोटेशन पे लिख सकते हैं। तो वर्नियर ने भी आप कहेंगे मैम ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, इतनी डिटेलिंग हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान दे के चलना है कि वर्नियर ने यही एक एग्जांपल था जो थ्योरी हमें एक्सप्लेन करी थी। अगर कभी आती भी है तो दे विल आस्क यू अबाउट द पोस्टुलेट, या फिर ये स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। कुछ टेबल्स हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ, विच यू विल सी इन दिस पार्ट, ठीक है। जो अभी हमने बातें करी हैं वो सारी हमने रिएक्शंस फॉर्म में कर दी हैं। ये रिमेनिंग इसकी वो है टेबल, इसको भी देख लीजिए। ये देख लीजिए वर्नियर्स के जो इसने एग्जाम्पल चूज़ करे थे, जो हमने यूज़ करके चला है, उसका मॉडर्न नोटेशन क्या है आपका। और ये वर्नियर के दूसरे भी फॉर्मूलेज हैं, उनका देख लीजिए, उनका मॉडर्न नोटेशन कैसे हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विच यू कैन फोकस and you can go through this vernier theory and the points which we have discussed about the ligands and about the double salt also, क्योंकि एक डिफरेंस आता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स compounds में। तो this notation also and these things you should remember and learn it.